नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री स्टॉक में आपका स्वागत है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने दिसंबर 2025 में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए 4 नए शेयरों में करीब 292 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फंड का फोकस लंबे समय के वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर साफ नजर आता है। द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड में फंड ने सबसे बड़ा निवेश किया है, जहां करीब 197.87 करोड़ रुपए लगाकर 17.53 लाख शेयर खरीदे गए हैं। कंपनी का पीई रेशो इंडस्ट्री औसत से कम है, जिससे ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका दिखाता है। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज में फंड ने 50.32 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये कंपनी डिजिटल एश्योरेंस, ऑटोमेटेड टेस्टिंग और क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम करती है और इसका वैल्यूएशन इंडस्ट्री एवरेज से नीचे है। बीएसई लिमिटेड में करीब 31.19 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। पिछले 5 साल में बीएसई के शेयर ने लगभग 4000% का रिटर्न दिया है, जो भारत के कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत को दिखाता है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड में फंड ने 12.17 करोड़ रुपए लगाए हैं। हालांकि इस स्टॉक का पीई इंडस्ट्री औसत से ज्यादा है, लेकिन लंबे समय में इसने मजबूत रिटर्न दिए हैं। एस इन्वेस्टर विजय केडिया ने दिसंबर तिमाही में अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस में 1.14% की हिस्सेदारी खरीदी है। ये निवेश उनकी छोटी कंपनियों में मौके तलाशने की रणनीति को दिखाता है, खासकर तब जब शेयर दबाव में हो। अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस पावर ट्रांसमिशन, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस में काम करती है। कंपनी ने 2023 में ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन से जुड़े बिजनेस में भी कदम रखा है। कनाडा और चीन के बीच एक नई ट्रेड डील का ऐलान हुआ है, जिसके तहत कनाडा के कारोबारियों और श्रमिकों के लिए 7 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के नए एक्सपोर्ट मौके खुलेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि इस डील से देश की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। इस समझौते के जरिए कनाडा अपनी ट्रेड पार्टनरशिप को ज्यादा विविध और मजबूत बनाना चाहता है। सरकार का कहना है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वहाँ कनाडा के लिए बड़े बिजनेस अवसर मौजूद हैं। इस डील के तहत कनाडा चीनी इलेक्ट्रिक कारों पर लगाए गए 100% टैरिफ को कम करने पर सहमत हुआ है। इसके बदले चीन कनाडा के कृषि उत्पादों, खासकर कैनोला सीड्स पर टैरिफ को 84% से घटाकर करीब 15% करने जा रहा है। कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सालाना 49,000 यूनिट्स की शुरुआती सीमा तय की है, जिसे अगले 5 साल में बढ़ाकर करीब 70,000 यूनिट्स किया जाएगा। इससे दोनों देशों के ऑटो और एग्री सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है। ताइवान और अमेरिका के बीच भी एक बड़ी ट्रेड डील हुई है, जिसे ताइवान के प्रधानमंत्री चो जुंग टाई ने अब तक की सबसे बेहतरीन टैरिफ डील बताया है। इस समझौते से साफ होता है कि अमेरिका ताइवान को एक अहम रणनीतिक साझेदार मानता है। इस डील के तहत अमेरिकी बाजार में ताइवानी सामानों पर लगने वाला टैरिफ घटाकर 15% कर दिया गया है। इसके बदले ताइवान अमेरिका के टेक सेक्टर में करीब 250 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने दिसंबर 2025 में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए 4 नए शेयरों में करीब 292 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फंड का फोकस लंबे समय के वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर साफ नजर आता है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने Q3 में मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाई है। बैंक का नेट प्रॉफिट साल दर साल 19.3% बढ़कर 336.4 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम भी 5% बढ़कर 986.2 करोड़ रुपए रही, जिससे साफ है कि बैंक का कोर बिजनेस धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। बैंक की एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार देखने को मिला। ग्रॉस एनपीए घटकर 2.60% पर आ गया और नेट एनपीए भी 0.74% तक नीचे आया, यानी खराब कर्ज का दबाव अब पहले से कम होता जा रहा है। वैल्यू के हिसाब से भी ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों में गिरावट दर्ज की गई। बैंक का कुल बिजनेस 31 दिसंबर 2025 तक बढ़कर 2,49,691 करोड़ रुपए हो गया, जो तिमाही आधार पर 3.49% और सालाना आधार पर 11.84% की ग्रोथ दिखाता है। इससे बैंक की कुल गतिविधियों में अच्छा विस्तार नजर आता है। डिपॉजिट फ्रंट पर भी स्थिति मजबूत रही। कुल डिपॉजिट 1,39,203 करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जबकि कैसा डिपॉजिट करीब 5% बढ़कर 43,182 करोड़ रुपए हो गए। कैसा रेशियो 31% से ऊपर रहना बैंक के लिए कम लागत वाले फंड की अच्छी स्थिति दिखाता है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों में इस तिमाही थोड़ी मिली जुली तस्वीर दिखी। आरबीआई के निर्देश पर एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर से जुड़े कुछ लोन पर 1,283 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा, जिससे बैंक की कुल प्रोविजनिंग बढ़ गई। इसी वजह से आईसीआईसीआई बैंक का नेट प्रॉफिट 4% घटकर 11,318 करोड़ रुपए रह गया और ये बाजार के अनुमान से भी कम रहा। हालांकि ये गिरावट किसी ऑपरेशनल कमजोरी से ज्यादा एक रेगुलेटरी प्रोविजनिंग के कारण हुई। इसके बावजूद बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 7.7% बढ़कर 21,932.2 करोड़ रुपए रही, भले ही ये बाजार के अनुमान से थोड़ी कम रही हो, यानी कोर बिजनेस अब भी ग्रोथ मोड में बना हुआ है।
एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने अच्छा प्रदर्शन किया। नेट एनपीए घटकर 0.37% और ग्रॉस एनपीए 1.53% पर आ गया, जिससे ये साफ होता है कि बैंक का लोन बुक अब पहले से ज्यादा साफ और स्थिर है। एचडीएफसी बैंक के Q3 नतीजों में मुनाफा उम्मीद से बेहतर रहा, लेकिन इनकम साइड पर थोड़ा दबाव दिखा। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 6.4% बढ़कर 32,615 करोड़ रुपए रही, जो बाजार के अनुमान से थोड़ी कम थी। वहीं एचडीएफसी बैंक का नेट प्रॉफिट 11.5% बढ़कर 18,653 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से ऊपर रहा। इससे साफ है कि बैंक की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी मजबूत बनी हुई है। हालांकि एसेट क्वालिटी में हल्की कमजोरी दिखी। ग्रॉस और नेट एनपीए प्रतिशत स्तर पर स्थिर रहे, लेकिन वैल्यू के लिहाज से दोनों में इजाफा हुआ, जो आने वाले समय में एक निगरानी वाला पॉइंट रह सकता है। बैंक के एडवांस और डिपॉजिट दोनों में करीब 11% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ रही। ग्रॉस एडवांस 28.44 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए। कुल डिपॉजिट 11.59% बढ़कर 28.59 लाख करोड़ रुपए हो गए, जिससे ये संकेत मिलता है कि बैंक का बिजनेस स्केल लगातार बढ़ रहा है। आईडीबीआई बैंक के नतीजों में प्रॉफिट लगभग स्थिर रहा। नेट प्रॉफिट 1.4% बढ़कर 1935.5 करोड़ रुपए रहा, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम में 24% की गिरावट देखने को मिली, जो बैंक के कोर मार्जिन पर दबाव दिखाती है। एसेट क्वालिटी के मामले में बैंक ने सुधार दिखाया। नेट एनपीए घटकर 0.18% पर आ गया, हालांकि ग्रॉस एनपीए वैल्यू में हल्का इजाफा रहा। कुल मिलाकर खराब कर्ज का दबाव कंट्रोल में नजर आया। येस बैंक के नतीजों में रिकवरी की कहानी और मजबूत होती दिखी। दिसंबर 2023 की तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 55% से ज्यादा बढ़कर 951.6 करोड़ रुपए पहुंचा, जिसमें बेहतर लोन ग्रोथ, कंट्रोल खर्च और सुधरी हुई एसेट क्वालिटी का बड़ा योगदान रहा। बैंक की कोर कमाई में लगातार सुधार दिखा। नेट इंटरेस्ट इनकम 11% बढ़ी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.6% तक पहुंच गया, जो ये बताता है कि बैंक अब ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स पर फोकस कर रहा है। एसेट क्वालिटी के मामले में येस बैंक ने स्थिरता दिखाई। ग्रॉस एनपीए घटकर 1.5% पर आ गया, नेट एनपीए 0.3% पर बना रहा और स्लिपेज में गिरावट आई, जिसे आने वाले क्वार्टर्स में भी रिस्क सीमित रहने के संकेत मिला। मारुति सुजुकी इंडिया गुजरात के खोराज में एक नया बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है, जिस पर करीब 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस प्लांट की सालाना क्षमता लगभग 10 लाख कार बनाने की होगी, जिससे कंपनी का प्रोडक्शन नेटवर्क और मजबूत होगा। ये नया प्लांट करीब 1750 एकड़ जमीन पर बनेगा, जो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से अलॉट की गई है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने से सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं, बल्कि आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया का भी तेजी से विकास होगा। इस प्रोजेक्ट से लगभग 12,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर से जुड़े छोटे सप्लायर, पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां और एमएसएमई यूनिट्स को भी बड़ा फायदा मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को बोर्ड ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया है, जिससे वो अक्टूबर 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले उनका कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक बढ़ाया गया था। आरबीएल बैंक ने चेतावनी दी है कि अगले 2 क्वार्टर तक क्रेडिट कार्ड से जुड़े लोन में फिसलन यानी डिफॉल्ट का दबाव बना रह सकता है। हालांकि बैंक ने ये भी कहा कि गोल्ड लोन बिजनेस में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। बैंक को उम्मीद है कि Q4 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM में हल्का सुधार हो सकता है। साथ ही एसेट क्वालिटी को लेकर बैंक ने फिलहाल स्थिति को स्थिर बताया है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरी को उत्तर प्रदेश में NH 227B हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 16 जनवरी 2026 की अपॉइंटेड डेट मिल गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 763.11 करोड़ रुपए है। ये हाईवे प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर बनेगा और इसे पूरा करने की अवधि करीब 2 साल रखी गई है। शेयर BSE पर 684.40 रुपए पर बंद हुए, जिसमें करीब 1.57% की गिरावट देखने को मिली है। मुंबई स्थित स्पेशलिटी केमिकल कंपनी रोसारी बायोटेक ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के मुनाफे, रेवेन्यू और EBITDA तीनों में सालाना आधार पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। रोसारी बायोटेक का नेट प्रॉफिट 3.2% बढ़कर 32.7 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 31.7 करोड़ रुपए था। इसलिए साफ है कि कंपनी की कमाई में स्थिर ग्रोथ बनी हुई है। कंपनी का रेवेन्यू 13.4% बढ़कर 581.0 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 512.7 करोड़ रुपए था। इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स में अच्छा विस्तार देखने को मिला है। EBITDA भी सालाना आधार पर 6.3% बढ़कर 68.8 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि इसके बावजूद कंपनी का EBITDA मार्जिन घटकर 11.8% रह गया, जो पिछले साल 12.6% था, यानी लागत का दबाव बढ़ा है।
इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 27 जनवरी तक एक अच्छी डील सामने आने की पूरी संभावना है। उन्होंने बताया कि इसी महीने ईयू के टॉप लीडर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने आ रहे हैं। खास बात यह है कि ईयू का कोई भी सदस्य देश भारत के साथ इस व्यापार समझौते का विरोध नहीं कर रहा है। पीयूष गोयल के मुताबिक ये संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2014 के बाद साइन होने वाले सभी समझौतों में सबसे बड़ी डील हो सकती है। इससे पहले भारत मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ईएफटीए, यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ एफटीए कर चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 137.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। भारत जहां ईयू को ज्यादा श्रम प्रधान उत्पाद एक्सपोर्ट करना चाहता है, वहीं ईयू भारत में ऑटोमोबाइल और शराब के निर्यात को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इंडोसोलार के Q3 नतीजों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जहां कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर बढ़कर 41.5 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा सिर्फ 10.2 करोड़ रुपए था, यानी करीब 4 गुना की बढ़त साफ दिखाई देती है। कंपनी की आय में भी तेज रफ्तार ग्रोथ देखने को मिली है और रेवेन्यू 93.7% बढ़कर 200 करोड़ रुपए पहुंच गया। ऑपरेशनल लेवल पर मजबूती दिखी है, क्योंकि एबिटा 23.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 71 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 22.7% से उछलकर 35.5% पर पहुंच गया। एसएमएल महिंद्रा की Q3 नतीजे स्मॉल कैप सेगमेंट में काफी चर्चा में रहे हैं, जहां कंपनी का शुद्ध मुनाफा 17.5 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा महज 0.53 करोड़ रुपए था, यानी मुनाफा करीब 33 गुना बढ़ा है। कंपनी की आय 62.4% की तेजी के साथ 539 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। एबिटा 18.3 करोड़ रुपए से बढ़कर 41 करोड़ रुपए हो गया, जबकि मार्जिन में भी सुधार हुआ और ये 5.5% से बढ़कर 7.6% पर आ गया। पूनावाला फिनकॉर्प ने Q3 में मजबूत कमाई दिखाई है, जहां शुद्ध मुनाफा बढ़कर 150 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले ये मुनाफा 18.7 करोड़ रुपए था, यानी मुनाफे में 8 गुना से ज्यादा की छलांग लगी है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII में भी 50% की सालाना बढ़त दर्ज की गई और ये NII बढ़कर 920 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में 614 करोड़ रुपए थी। इससे लोन बुक और ब्याज कमाई की मजबूती साफ झलकती है। यूको बैंक ने Q3 में स्थिर और भरोसेमंद प्रदर्शन किया है, जहां शुद्ध मुनाफा 15.8% बढ़कर 739.5 करोड़ रुपए पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 638.8 करोड़ रुपए था। बैंक की शुद्ध ब्याज आय यानी NII में भी 11.3% की बढ़त दर्ज की गई और ये 2,646 करोड़ रुपए रही। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है, क्योंकि नेट NPA घटकर 0.36% और ग्रॉस NPA 2.41% पर आ गया। आरबीएल बैंक के नतीजों में भले ही मुनाफा अनुमान से कम रहा, लेकिन कुल तस्वीर पॉजिटिव दिखी। नेट प्रॉफिट 214 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 33 करोड़ रुपए से कई गुना ज्यादा है और बैंक की रिकवरी को साफ दिखाता है। इनकम साइड पर बैंक ने अच्छा सपोर्ट दिखाया। नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर बढ़ी और उम्मीद से बेहतर रही, जिससे ये साफ है कि लोन बुक की यील्ड और बिजनेस मिक्स में सुधार हुआ है। एसेट क्वालिटी में आरबीएल बैंक ने बड़ा सुधार किया। ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों में तेज गिरावट आई, साथ ही डिपॉजिट और एडवांस में डबल डिजिट ग्रोथ ने बैंक के ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम को मजबूत किया। आईडीबीआई बैंक के दिसंबर तिमाही नतीजों में मुनाफे की हल्की लेकिन अहम बढ़त देखने को मिली। बैंक का नेट प्रॉफिट 1.4% बढ़कर 1935.5 करोड़ रुपए रहा। हालांकि इसी दौरान नेट इंटरेस्ट इनकम में 24% की तेज गिरावट देखने को मिली, जो बैंक के कॉर मार्जिन पर दबाव दिखाती है। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर बैंक की स्थिति बेहतर हुई है। नेट एनपीए तिमाही आधार पर सुधरकर 0.18% पर आ गया और ग्रॉस एनपीए भी 2.57% तक घटा, जिससे ये संकेत मिलता है कि खराब कर्ज पर बैंक का कंट्रोल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। एनआईआई में बड़ी गिरावट के बावजूद मुनाफा इसलिए बढ़ पाया क्योंकि अन्य आय में तेज उछाल देखने को मिला। टैक्स से जुड़े खर्च घटे और प्रोविजनिंग का बोझ भी कम हुआ। हालांकि इन नतीजों के बाद शुक्रवार को आईडीबीआई बैंक के शेयर में गिरावट देखने को मिली। L&T फाइनेंस ने दिसंबर तिमाही में मजबूत और संतुलित परफॉर्मेंस दी। नेट प्रॉफिट करीब 18% बढ़कर 738.6 करोड़ रुपए पहुंचा, जिसमें रिटेल बिजनेस की तेज ग्रोथ और बेहतर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का अहम रोल रहा। कंपनी का रिटेल लोन सेगमेंट लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। रिटेल डिसबर्समेंट 49% बढ़ा और रिटेल लोन बुक 1.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जिसमें ग्रामीण, शहरी, एसएमई और किसान फाइनेंस सभी सेगमेंट्स का योगदान रहा। 97% की रिटेलाइजेशन के साथ L&T फाइनेंस ने होलसेल एक्सपोजर को काफी सीमित रखा है। इससे क्रेडिट रिस्क कंट्रोल में रहता है और कंपनी को आने वाले समय में ज्यादा स्थिर और टिकाऊ ग्रोथ का बेस मिलता है।
सेबी ने इक्विटी कैश मार्केट में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS लाने का फैसला किया है, जिससे अब शेयरों का क्लोजिंग प्राइस ज्यादा पारदर्शी और मजबूत तरीके से तय होगा। अभी जो क्लोजिंग प्राइस आखिरी 30 मिनट के VWAP से बनता है, उसकी जगह अब ऑक्शन बेस्ड मैकेनिज्म आएगा, जो ग्लोबल मार्केट प्रैक्टिस के ज्यादा करीब है। नए CAS सिस्टम में सभी खरीद और बिक्री की रुचि को एक ही ऑक्शन में इकट्ठा किया जाएगा, जिससे बड़े ऑर्डर का बेहतर एग्जीक्यूशन होगा और डेरिवेटिव्स और इंडेक्स की सेटलमेंट ज्यादा फेयर तरीके से हो सकेगी। इससे पैसिव फंड्स को भी क्लोजिंग प्राइस पर ट्रेड करने में कम ट्रैकिंग एरर रहेगा। CAS रोज 3:15 से 3:35 तक एक अलग सेशन के रूप में चलेगा, जिसमें मार्केट और लिमिट ऑर्डर्स दिए जा सकेंगे। इसमें अलग अलग फेज होंगे और आखिरी 2 मिनट में रैंडम क्लोजर होगा, ताकि किसी एक खिलाड़ी द्वारा क्लोजिंग प्राइस को प्रभावित करने की गुंजाइश कम हो जाए। शुरुआत में ये सिस्टम सिर्फ उन्हीं कैश मार्केट स्टॉक्स पर लागू होगा जिनमें डेरिवेटिव्स उपलब्ध हैं। CAS से निकला हुआ क्लोजिंग प्राइस ही अब स्टॉक और इंडेक्स डेरिवेटिव्स की सेटलमेंट प्राइस बनेगा और ये पूरा नया ढांचा 3 अगस्त 2026 से लागू किया जाएगा। विजय केडिया ने पटेल इंजीनियरिंग में भी 1.01% हिस्सेदारी खरीदी है, जबकि ओम इंफ्रा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। फिलहाल उनके पोर्टफोलियो में 17 शेयर हैं, जिनकी कुल वैल्यू 1133 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया ने Q3 में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, जहां मुनाफा सालाना आधार पर करीब 147% उछलकर 333.1 मिलियन रुपए पहुंच गया। तिमाही आधार पर भी मुनाफा 133% बढ़ा, जो कंपनी की तेज ग्रोथ को साफ दिखाता है। कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और ये 141% सालाना और 165% तिमाही बढ़कर 8,049.3 मिलियन रुपए रही। इतनी मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ बताती है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और डिमांड दोनों में दम बना हुआ है। रेवेन्यू का सबसे बड़ा सहारा AI सिस्टम्स बना हुआ है, जिसने Q3 की कुल आय का करीब 64% योगदान दिया। वहीं 9 महीनों में भी AI बिजनेस का हिस्सा लगभग 48% रहा, जिससे कंपनी की भविष्य की ग्रोथ स्टोरी मजबूत नजर आती है। अगले हफ्ते कई कंपनियों की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में हलचल देखने को मिल सकती है। ज्यादातर कंपनी अपने तिमाही नतीजों पर चर्चा करेंगी, लेकिन खास बात यह है कि 3 कंपनियां बोनस शेयर से जुड़ी खबरों की वजह से फोकस में रहेंगी। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की कंपनी LKP फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड की बैठक 19 जनवरी को होने जा रही है। इस मीटिंग में कंपनी बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है, जिससे स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। LKP फाइनेंस लिमिटेड का शेयर BSE के XT ग्रुप का हिस्सा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक करीब 2% की तेजी के साथ 1066 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था, जिससे बाजार में पहले से ही पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग 22 जनवरी को तय की गई है। कंपनी ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट में काम करती है और बोर्ड इस बैठक में बोनस इशू के प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड ने पहले ही एक्सचेंज को इस बारे में जानकारी दे दी है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर करीब 3% की बढ़त के साथ 4,457 रुपए के स्तर पर बंद हुआ, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। इसके अलावा जोंजुआ ओवरसीज लिमिटेड के शेयर पर भी अगले हफ्ते खास नजर रखने की जरूरत है। कंपनी के बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 23 जनवरी को पड़ रही है। जोंजुआ ने 40 शेयर पर 5 बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।